हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। हमारा एग्जाम अगर हम लोग यहां पे बात करें, यूपी पुलिस की 60,000 प्लस वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है। प्रीवियस एक बार हम लोग पेपर को यहां से देख लेते हैं यूपी पुलिस का। और जैसा कि सिलेबस में एग्ज़ाम पैटर्न में ही बताया गया था कि 38 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस से पूछे जाएंगे, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो हम लोग एक बार यहाँ से प्रीवियस पेपर को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। 38 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके से यानी जनरल नॉलेज से या जनरल अवेयरनेस से आप सबसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस राजवंश का संस्थापक था, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली सल्तनत जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीके को जब भी पढ़ना है पूरा तसल्ली से आप सबको पढ़ के आना है। यहाँ पे जी का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, तो जी का मतलब है स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश से संबंधित हो गया। के से यहाँ से क्या हुआ, के से आप सब पढ़ेंगे खिलजी वंश हो गया है के से। टी से आप सब ध्यान रखिएगा तुगलक वंश हो गया है, टी से कौन सा ध्यान रखेंगे, तुगलक। एस से हो गया है आपका सैयद वंश, एस से क्या ध्यान रखना है आपको, सैयद वंश है। और लास्ट में आप सब ध्यान रखिएगा तो ये हो गया है आपका लोदी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकल हैं बिल्कुल यहाँ से। तो गुलाम वंश का फाउंडर कौन था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का फाउंडर था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सबसे पूछा जाए इनका शासन कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेके पानीपत की पहली लड़ाई जब इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, तब तक 1206 से लेके 1226 तक हम लोग पढ़ के आते हैं गुलाम वंश का। 1206 से लेके 1290 तक आप सब ध्यान रखिएगा। खिलजी जो है ये 1290 से लेके जो है 1320 तक ध्यान रखिएगा। 1290 से 1320 इंपॉर्टेंट 1316 तक है जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है। तुगलक वंश का शासन जो है वो 1320 से लेकर 1398 तक रहा था। ये वो समय है जब तैमूर ने भारत पर हमला करा था। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि तैमूर के हमले के समय लगभग किस वंश का शासन समाप्त हो गया था, तो तुगलक वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद इसी का ही तैमूर का सेनापति जो है खिजर खान सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 में। 1414 से लेकर 1451 तक हम लोग इसको पढ़ के आते हैं। और लोदी वंश जो है ये 1451 से लेकर 1526 तक जो है इनका शासन रहता है, 1451 से लेकर 1526 तक। तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य से आप सबसे क्वेश्चन पूछा। ये वो टॉपिक है जहां से आप सबको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस पेपर में। तो यहाँ से अच्छे खासे पेपर में क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से आ रहे हैं तो मतलब कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला यहाँ से पूछा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, यानी जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्य के रूप में पूछा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन अगर आप सबसे पूछे किसकी स्थापना कब होती है, तो आप सबका आंसर होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना पे अगर क्वेश्चन आए तो आंसर कर दीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसी के अलग अलग अंग में पढ़ के आते हैं, उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एक पॉइंट आप मेरे साथ यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाषा कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो आप सबका आंसर क्या होगा, फ्रेंच और इंग्लिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन इसके साथ साथ जो है 4 अन्य भाषाओं को भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। वो भाषा कौन सी है, तो वहाँ पे आप याद रख सकते हैं CAR। अब आप सब पूछोगे सर ये क्यों है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। एक तो भाषा वाला टॉपिक भी आपका क्लियर होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच और इंग्लिश हो गया है। 4 अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। सी से मतलब क्या हुआ, चीन। तो चीन जिसमें है, जैसे यहाँ पे हो गया है चीन। उसके बाद ए से अरबी हो गया है, भाषा है अरबी। आर से देश हो गया है आपका रसिया, रूस। और एस से भाषा कौन सी हो गई है, स्पेनिश। ऐसे भाषा कौन सी हो गई दोस्तों, स्पेनिश। यहाँ पे 2 देश मार्क कर लीजिएगा, एक सी से चीन हो गया है और आर से रूस हो गया है। इंग्लिश बोलने वाले 2 देश अगर पूछें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है और यूके हो गया है। और एक बचा फ्रेंच वाला देश कौन सा है, फ्रांस। ये वो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर करिएगा कुल 15 होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, स्थायी, जिनके पास क्या होती है, वीटो पावर। प्लस में 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं जो असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। तो 15 टोटल सदस्य, 5 ये वो सदस्य जो स्थायी हैं जिनके पास वीटो पावर है। याद कैसे कर सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखोगे फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच कौन कहाँ पे, फ्रांस में। इंग्लिश बोलने वाले अमेरिका और इंग्लैंड, लंदन हो गया, यूके हो गया है। सी से चीन ध्यान रखोगे यहाँ पे, ए भाषा अरबी, आर से फिर रूस ध्यान रखोगे और एस स्पेनिश। 6 लैंग्वेज भी याद हुई, 5 स्थायी सदस्यों का नाम भी आप सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कल्टिवेटेड एज जायद क्रॉप इन इंडिया? ये भाई एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी का, और जो इसमें ऑप्शन में जो मिलता है ना, आप एक ध्यान रख सकते हैं, खीरा हो गया है, ककड़ी, खीरा, ये दो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ जो दो और हैं उनमें एक आपका हो गया है तरबूज और एक ध्यान रखना है खरबूजा। तो ये टोटल 4 हैं जो एसएससी ने भी बहुत बार एग्जाम में पूछे, और यहाँ पे भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? तरबूज। ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइएगा, उस देश का नाम बताइएगा जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक है मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट। नेम द कंट्री विद विच इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट टू सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन अक्टूबर 2019 में। तो ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो आप यहाँ से देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन श्रीलंका आंसर रहेगा। तो करंट अफेयर से भी पेपर में क्वेश्चन आने हैं, उसको भी आप सब साथ साथ लेके चलिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये भी जो है बहुत बार एसएससी और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया है। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? द लोसांग और लोसूंग फेस्टिवल इन इंडिया इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर एंड दिस फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो कहाँ पे भाई? तो लोसूंग और लोसांग अगर पूछेगा तो आप सबका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिक्किम का हो गया है। इसी तरीके से एक पेपर में पूछेगा लोसार महोत्सव, इसके लिए भी आप सब ध्यान रख लीजिएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? लद्दाख के साथ साथ आप इसका भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम में भी, उसके साथ अरुणाचल भी हो गया है, कुछ हिस्सा असम का भी हो गया। अब सबसे अगर सभी ऑप्शन में दे तो आप लद्दाख पे जाइएगा। इसी महोत्सव के दौरान एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं याक डांस। क्या कहते हैं दोस्तों? याक नृत्य या याक डांस के रूप में इसे जाना जाता है, और ये इन्हीं सभी राज्यों में प्राइमरी रूप से पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा? लद्दाख आप सबका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, लद्दाख ध्यान रखिएगा। लोसार और लोसूंग पूछा है तो क्या हो जाएगा? ये सिक्किम आप सबका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और याक डांस और याक जो है हिमालय याक याद रख लीजिएगा, फसाई ने इसे खाद्य पशु भी घोषित किया था। हिमालय याक को फसाई ने खाद्य पशु घोषित किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, दिए गए पुलिस रैंक के निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अरेंज द गिवन रैंक ऑफ द पुलिस फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। भाई ये क्वेश्चन आप सबके लिए, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप सबको अच्छे से तैयार कर लेना भाई, बताना है, कमेंट करना है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ध्यान रखना कहाँ से? निचले क्रम से, तो यहाँ पे निचले पुलिस उप महानिरीक्षक ये गलत हो जाएगा, है ना, पुलिस उप महानिरीक्षक वाला तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। अब बताइएगा क्या सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा भैया? परमवीर चक्र। और जबकि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो सिविलियन को दिया जाता है, अगर पूछे नागरिक पुरस्कार कौन सा है तो क्या आंसर कर दीजिएगा? तो ये है भारत रत्न। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है सर्वोच्च वीरता और परमवीर चक्र जो पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रासलीला तो आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण और राधा से संबंधित है रासलीला। तो ये किसका रूप है? क्या इसे शास्त्रीय नृत्य कहेंगे? जो संख्या में कितने हैं? 8। लेकिन एक और इसके साथ आप सब जोड़ सकते हैं जिसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा गया। हालांकि भारत सरकार ने जो है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसने इसे क्लासिक डांस का दर्जा दे दिया है, लेकिन एकेडमी की तरफ से अभी भी 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं। और वो एक जो है वो कौन सा है? तो वो छऊ है, नोमा। तो ये क्लासिकल डांस नहीं है। क्या ये पेंटिंग है? ना। क्या मेला है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक लोक नृत्य है। तो आप सब यहाँ से देखेंगे, लोसूंग और लोसार वाला पूछा, ये रासलीला का भी यहाँ से पूछा हुआ है, यानी आर्ट एंड कल्चर से भी यहाँ से 2 क्वेश्चन अब तक आप सबको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बुक्स एंड ऑथर किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बुक्स एंड ऑथर। प्रसिद्ध बुक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैलकाटा क्रोमोसोम के लेखक कौन है? जेरी पिंटो, मार्गरेट एटवुड, अमिताभ घोष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष के द्वारा जो इसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मेजर अमेंडमेंट
टू इंडियन IT एक्ट 2000 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? संशोधन क्या किया गया था? 66A सेक्शन जो था, एक इसमें जो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से जो ऑफेंसिव मैसेज भेजे जाते हैं और जो मैसेज होते हैं ना, उनके पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया था। तो एक मेजर अमेंडमेंट आप इसे कह सकते हैं। ये 2008 का था, 2008 में एक्ट और अधिनियम। नोटबंदी भारत में कब होती है? तो 8 नवंबर 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन होता है, नोटबंदी। नेक्स्ट देखिएगा, ये भैया आप सब कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि परमवीर चक्र का भी पूछा है, शौर्य चक्र का भी पूछा है। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो गया है। विशाल कुशवाहा, JD बख्शी, मेजर अमन सिंह और विशाख नायर में से किसे जो है शौर्य चक्र से 2020 में सम्मानित किया गया था? आप यहाँ से देखेंगे तो विशाख नायर जो होगा ना वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो हैं ये एयरफोर्स से थे, एयरफोर्स में विशाख नायर, ध्यान रखेंगे। हालांकि उसमें 3 नाम आप सबको जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें हैं अनिल उर्स, मेजर अनिल उर्स हैं, कृष्ण सिंह रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत हो गए हैं, और आलोक कुमार, इनको जो है शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान, ये फिर से सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दिल्ली सल्तनत से पहले क्वेश्चन आया, और मैंने आप सबसे कहा जीके को पढ़ना है, बहुत तसल्ली से पढ़ के आना, और यहाँ से आप सबको 3-4 बार इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी से क्या बताया? गुलाम वंश, और गुलाम वंश के पहले शासक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? ये किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में मोहम्मद गोरी जो अपने जीते हुए प्रदेश जो है वो किसे सौंप के चला जाता है? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसीलिए गुलाम वंश नाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर होता है। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक था जो 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है, 1296 से 1316। चलो नेक्स्ट देखो, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्योरिटी ऑफ मिल्क कैसे? तो लैक्टोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो वोल्टेज लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करके बताता है, तो पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग से यहाँ से क्वेश्चन आया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा पर एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन, पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? तो भूमि संबंधी है, तो ये समझौता, ये भी आप यूँ कह सकते हैं कि हालांकि करंट अफेयर से तो नहीं कह सकते, 2015 में पूछा हुआ है, तो ये बांग्लादेश के साथ था। तो जो भी आप यूँ कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अगर किसी प्रकार का कोई समझौता और है तो वो पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जो विकल्प है, कौन से मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है? यूनेस्को साइट से क्वेश्चन जो है आप सबसे यहाँ से पूछा गया है भाई, यूनेस्को की साइट से, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, वहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर पूछा जाता कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो मतलब कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो जाती, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है पूछा हुआ। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित हो गया है, और खजुराहो जो है इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1986 हो जाएगा। सांची भी मध्य प्रदेश में, सांची को कब शामिल किया गया था? तो 1989 हो जाएगा। जबकि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये भी कहाँ पे स्थित हो गई हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, 2003। हम्पी के स्मारक तो विजयनगर से आप सबको पता होगा, ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा क्या सही आ जाएगा भैया? बी सही हो जाएगा। 1986 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रेफर्ड टू एज द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मैकमोहन, डुरंड, रेडक्लिफ और पाक स्टेट, यानी पाक जलडम मरुमध्य हैं। तो ये तो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत व श्रीलंका के बीच में है। जबकि रेडक्लिफ, सीजे रेडक्लिफ के द्वारा तैयार की गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। डुरंड पहले भारत और अफगानिस्तान थी, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन अगर पूछे तो ये रेखा कहाँ है? तो आंसर आप सब कर सकते हैं अरुणाचल। ये तो एसएससी में पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल की स्मृति में 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट आइएगा। इसके बाद भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से या किस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है? यानी ये जो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, ये बोरोविंग फीचर पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बोरोविंग फीचर से आप सब समझ गए हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ये सीधा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आप सबसे पूछेगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पूछेगा कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप सबसे पूछेगा किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी हो गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऐसे भैया सीधे सीधे क्वेश्चन हैं जो बोरोविंग फीचर से आप सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला तो फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएस लिख देता हूँ, अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये रसिया से, रूस से ली गई हैं। डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यहाँ से ना अगर हम लोग बात करें एसएससी की ओर तो ये बहुत क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो इसमें आर्टिकल काफ़ी आ जाते हैं, 36 से 51 तक हम लोग आगे पढ़ के आते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं, 36 से 51। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प चुनो। ए ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइस यूज इन पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी फैराडे के लॉ पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया है। बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ कोर यूज्ड द ट्रांसफॉर्मर आर क्लासिफाइड एज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। कोर के हिसाब से तो सेल वाले होते हैं ना, तो कौन सा होगा यहाँ पे? पहला तो सही है, फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं, कोर और सेल में पढ़ के आते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट पे आते हैं, द करेंसी ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की करेंसी पूछी गई है, डॉलर, शिलिंग, टका और बिर। तो डी सही हो जाएगा ऑप्शन, बिर जो है इथियोपिया की करेंसी हो गई है। टका, शिलिंग और डॉलर आप सबको पता, मोस्टली अमेरिकन डॉलर के बारे में आप सब जानते हैं, तो अमेरिका आप सब याद रख सकते हैं यहाँ पे। शिलिंग तो साउथ अफ्रीकन कंट्री हो गई है, केन्या हो गया है, जैसे केन्या है, युगांडा है ना, और टका बांग्लादेश। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन जो है करेंसी, और ऊपर आप सबने देखा कैपिटल से भी पेपर में क्वेश्चन आया है। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य के जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो सर्वाधिक योगदान किसका? नोएडा, उसके बाद लखनऊ। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आप सबको कमेंट करना भाई 61st क्वेश्चन। केंद्रीय, दो पुलिस के जो क्वेश्चन है पुलिस से जुड़े हुए, आप सब इनके बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। दो क्वेश्चन सीधे सीधे जो हैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेपर में पूछे हैं भाई। अर्जेंटीना की राजधानी पूछी है, बोत्सवाना, ब्रुसेल्स, बहरीन, ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी, बहरीन, ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की हो गई है, बेल्जियम, बेल्जियम। बहरीन मनामा पढ़ के आते हैं, मनामा। तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है जरा कमेंट करके बताना एक बार सारे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? मानवाधिकार आयोग की जगह जो है वो किसने ली थी? मानवाधिकार समिति, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समीक्षा। ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, हर स्टेट का अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा तो मानवाधिकार ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसकी स्थापना 2006 में होती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ध्यान रखना है। यहाँ से एक पॉइंट भी बनता है, 10 दिसंबर 1948 को जो है मानवाधिकारों की घोषणा जो है या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 1948 को ही जो यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकारों की घोषणा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना होती है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और हर एक स्टेट का भी अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ फर्स्ट इंप्लीमेंटेड जीएसटी? जीएसटी जो है ये भारत में 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में, 2017 से इसे लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांस ने जो है जीएसटी को अपनाया था। भारत में जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 1913-14 में हुआ टाना भक्त आंदोलन के नेता कौन थे? तो 13-14 में जो टाना भक्त आंदोलन हुआ इसके नेता थे जतरा भगत। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद ये दो देशों के बीच का हो गया है और भारत है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच के ये राजमार्ग हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानवाधिकार परिषद, अभी बोला था ना ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन है, यानी यूएनओ से यहाँ से आप सब देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पेपर में पूछे गए हैं। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित किस वर्ष गठित किया गया? 1946, 48, 2006 और 2017। तो 10 दिसंबर 1948 को तो मानवाधिकार की घोषणा होती है और यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो वर्ष 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 2006 में महासभा के द्वारा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? 8वीं अनुसूची पॉलिटी से क्वेश्चन है। मूल में अगर पढ़ते हैं 14, फिर एक भाषा सिंधी को ऐड किया गया, फिर 3 भाषाएं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषाएं संथाली, मैथाली, बोडो और डोगरी को ऐड किया गया। तो टोटल भाषाएं पूछेगा तो कितनी है? 22 हैं। इसको आप याद भी रख सकते हो, 1 और 3 कितने होते हैं? 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सब ध्यान रख सकते हैं। ये एक जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 21वां। ये 3 भाषाएं 71 और फिर 21 और 71 आप ध्यान रख सकते हैं, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो इस तरीके से जो है आप कुछ अलग अलग पॉइंटों में भी इनको याद रख सकते हैं। कौन सी भाषा उनमें से नहीं है ये यहाँ से पूछा हुआ है। संथाली, तो अभी मैंने आप सबसे कहा कि संथाली, मैथाली और बोडो और डोगरी ये 4 अलग अलग भाषाएं ऐड की गई थी। पहले ऑप्शन से ही आपको आइडिया हो गया। फारसी भाषा जो है ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, असमीज, बंगाली, गुजराती, ये सारी भाषाएं जो है कुल 22 जो मानक भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर अथॉरिटी इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट? ये अलग अलग तरीके से आप सब देख सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हेड होता है, एक स्टेट लेवल पे भी हेड होता है, एक सेंट्रल लेवल पे भी हेड होता है। तो ना तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ राजस्व सचिव आप देख सकते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो उच्चतर पदाधिकारी हो गया राजस्व विभाग में। नीलगिरी खापली जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो नीलगिरी खापली जो है ये चाय, सरसों, गेहूं और चावल में से किसकी है? तो ये गेहूं की एक किस्म हो गई है, वैरायटी है वीट की। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है। भारत और चीन की बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? 11, 27, 59 और 62। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 चीनी ऐप को जो है जून 2020 में प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुनना है। बोबिली वीणा इज ए लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक। बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल, यानी आप सबको पता है कि म्यूजिक संगीत एक कार्नेटिक पढ़ के आते हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, और एक हिंदुस्तानी संगीत पढ़ के आते हैं। तो दक्षिण भारत का है ये कार्नेटिक। तो बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल जाने वाला एक व्रत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल सही है ये। बोबली वीणा को आमतौर पर एंकड़ा वीणा के नाम से जाना जाता है क्योंकि लकड़ी के टुकड़े से बना होता है। इसे बोबली वीणा जो है इसे सरस्वती वीणा के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती वीणा भी कहा जाता है इसे। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन ए पे जाना है आप सबको। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप सबसे यहाँ से ह्यूमन राइट्स से, यानी आप यूँ कह सकते हैं अधिकारों से, मानव अधिकारों से सॉरी, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो मौलिक अधिकार ह्यूमन राइट से क्वेश्चन आप यूँ कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आर्टिकल 23 में आता है।
मानव मौलिक अधिकार जो हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में है ये, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है, तो 4 ईयर रहेगा। द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बॉडीज इज 4 ईयर। हाउ मैनी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल्स आर देयर इन इंडिया, तो भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, तो 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये थे 38 क्वेश्चन हमारे जो कि जीएस से पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपने देखा कि बिल्कुल यूँ नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, अगर ठीक ढंग से पढ़ाई की होगी तो अच्छे खासे आप सब यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। तो 38 में से 30+ बताइएगा किस किस को क्वेश्चन आते थे। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।